अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली शेर और आप देख रहे हैं अली शेर टीवी चैनल। दोस्तों, ये खत ऐसे बदकिस्मत पाकिस्तानी का है जो रोशन मुस्तकबिल की असली वतन से निकला मगर इंसानों की स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गिरोह के हत्थे चढ़ गया। दोस्तों, मैं अभी आपको उसका ख़त पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा नाम मुरव्वत खान अफरीदी है, खैबर एजेंसी का रहने वाला हूँ। मुझे यूरोप जाने का बेहद शौक़ था। एक दोस्त मुझे एक एजेंट के पास ले गया जो लोगों से रकम लेकर गैर कानूनी तरीके से बाहिफाजत यूरोप पहुँचाने का वादा करता था। इससे मिलने के बाद मेरे दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए यूरोप जाऊँ और वहाँ मेहनत मजदूरी करके 1.5 साल दौलत कमाऊँ। एजेंट ने जो पैसे मांगे वो मैंने अजीज़ो कारब से लेकर दे दिए। वो हमें अपने साथ लेकर पेशावर से कोयटा पहुंचा, फिर तफ्तान के रास्ते ईरानी शहर तेहरान पहुंचे, फिर छुपते छुपाते तुर्की की सरहद पर पहुंचे। रात का वक्त था, सख्त सर्दी के आलम में बर्फ़बारी हो रही थी। रात के अंधेरे में कुछ दिखाई न देता। चलते चलते हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां हमें तुर्क फौजियों ने देख लिया। इन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे कुछ साथी तुर्क फौजियों ने पकड़ लिए, लेकिन हम वहां से निकलने में कामयाब हो गए। फिर हम एक पहाड़ी गार में छुप गए। चंद दिन वहां भूखे प्यासे बैठे रहे। एक तरफ सख्त सर्दी और बर्फानी हवाएं हमारे जिस्म को चीर रही थीं, तो दूसरी जानब भूख ने बेहाल कर रखा था। हम इस कदर लागर हो चुके थे कि चंद कदम चलना भी महाल नजर आता था। इस पर पकड़े जाने का खौफ अलग हमें परेशान कर रहा था, लेकिन एजेंट बचते बचाते वहां से हमें लिए निकलने में कामयाब हो गया। फिर हम एक गाड़ी के जरिए इस्तांबुल शहर पहुंचे। एजेंट ने वहां एक मकान किराए पर लिया और हम सबको इसमें नजरबंद कर दिया। हम 11 लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे। हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना थी। भूख के मारे हम सब का बुरा हाल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कभी ये एहसास होता शायद एजेंट हमें यहाँ भूखा मारने के लिए बंद कर दिया है और खुद पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है। पकड़े जाने और भूख से मरने का खौफ हमें जिंदा दरगूर कर रहा था। हालात से तंग आकर हम दो दोस्तों ने सोचा कि भूख से मरने से बेहतर है बाहर निकलकर खाना तलाश किया जाए। कुछ रकम हमारे पास मौजूद थी। मैं और एक अफगानी लड़का जिसका नाम एहसनुल्लाह था बच बचाकर बाजार पहुंचे। वहां से रोटियां और सालन खरीद कर जब वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने हमें रोककर तलाशी ली। हमारे पास सवाए सालन और रोटियों के कुछ ना निकला। फिर उन्होंने हमसे पासपोर्ट मांगा। हमने कहा कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। पुलिस ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। हमने इशारों से बताया कि फलां फलां जगह रहते हैं। पुलिस वाले हमें अपने साथ लेकर वहां पहुंचे और दरवाज़ा खटकाया। हमारे वो साथी जो मकान के अंदर मौजूद थे पुलिस को देखकर पिछले रास्ते से भाग गए। खिड़की तोड़कर जब पुलिस मकान के अंदर दाखिल हुई तो सब फरार हो चुके थे। पुलिस वाले हमें बाहर खड़ा करके खुद मकान की तलाशी लेने लगे। फिर जब वो फारिग हो चुके तो हम दोनों को लेकर थाने आ गए। फिर पुलिस वाले हमसे पूछताछ करने लगे कि आपके पास पासपोर्ट क्यों नहीं, आप यहाँ क्यों आए, किस रास्ते से यहाँ पहुँचे और तुर्की आने का क्या मकसद है। मैंने सच सच बता दिया कि हम ईरान के रास्ते यहाँ पहुँचे और हम यूरोप जाना चाहते हैं। ये सुनकर एक पुलिस वाला बोला कि तुम जिस मकान में रहते हो वहाँ से हमें 300 ग्राम हीरोइन मिली है। सिपाही की यह बात सुनकर हम हैरान हो गए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ रोटियाँ और सालन ही था जो हम बाजार से खरीद कर ला रहे थे। हीरोइन के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था कि वो किसके पास थी और कहाँ से आई। हम जिस घर में ठहरे वहाँ हमारे अलावा 8 लोग मुकीम थे। पुलिस वालों ने इन्हें खुद भागते हुए देखा, लेकिन तुर्क सिपाहियों ने हमारी किसी बात पर एतबार न किया और पूछताछ के बाद हमें अदालत में पेश कर दिया। जज कहने लगा कि तुम लोग हेरोइन का काम करते हो, तुम लोगों के घर से पुलिस ने मंशियात बरामद की हैं, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। हमने तर्जमान के जरिए बताया कि जज साहब, हम तो यूरोप जाना चाहते हैं। हमारे साथ 10 मुल्कों के और भी आदमी रहते थे जो एजेंट लेकर आया था। बाकी लोग पुलिस को देखकर भाग गए। हो सकता है हीरोइन इनमें से किसी के पास हो। पुलिस वालों से मुखातिब होकर जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर मजीद सबूत लेकर आएं। अदालत बर्खास्त होने के बाद पुलिस ने हमें दोबारा जेल पहुंचा दिया। 4 माह बाद जब पुलिस हमें लिए अदालत पहुंची तो वो तर्जमान जो हमारी बात सुनकर जज को बताता था वो मौजूद नहीं था। चाचा मजीद 4 माह आगे की तारीख देकर हमें फिर जेल भिजवा दिया गया। तीसरी बार अदालत पहुंचे तो जज ने पुलिस वालों से मजीद सबूत तलब किए। पुलिस वालों ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस कार से हीरोइन बरामद हुई वहां ये दोनों ही रहते थे, इन्होंने ही वो घर किराए पर ले रखा था। अगली तारीख पर जज ने पुलिस वालों को अलग अलग अपने चैम्बर में बुलाकर सवाल जवाब किए। सिपाहियों के जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। साफ जाहिर था कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। जज ने पुलिस वालों पर लानत मलामत करने के बावजूद हमें 6 साल 3 माह की सजा सुनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज़ हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 10 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील की समाअत शुरू हुई तो
वहाँ वही कुछ पेश आया जिससे पहली अदालत में हमारा साबका पड़ा था, सिर्फ जज ही बदल गया था। हमें देख कर सुप्रीम कोर्ट का जज बोला, अच्छा तो तुम लोग हो जिन्होंने सज़ा पर एतराज़ किया है। हमें उम्मीद थी कि बड़ा जज हमारी बातें सुनकर हमें इंसाफ फराहम करेगा, लेकिन ये हमारा वहम निकला। जज साहब ने हमारा केस पढ़ने के लिए अगले 2 माह की तारीख दे दी। 2 माह बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो हमारे वकील ने जिस तरह सहमे अंदाज में बोलना शुरू किया, इसी अंदाज़ा हो गया कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। हमें और दूसरों को ये दिखाने की खातिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि तुर्क अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करती है। हमने तर्जुमान के ज़रिए जज साहब को बताया कि मकान के बाहर कैमरा लगा हुआ था। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो इस कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवा कर देख ली जाए कि पुलिस के आने पर कितने लोग इस मकान से निकल कर फरार हुए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारे दलाइल सुनने के बाद जज ने मजीद 4 माह की तारीख दे दी। अल्लाह ही जानता है कि इस दिन हमारा क्या बनेगा। इस तरह हमें कैद हुए 32 महीने हो गए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने हमारी कोई मदद नहीं की। 3 सालों में सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तानी सफारत खाने का एक मुलाजम जेल में आया, वो कागज़ पर हमारा नाम लिख कर वापस चला गया। अगर हम अपने सफारत खाने वालों को कोई खत लिखते हैं तो 3-4 माह तक जवाब ही नहीं मिलता। हमें जिस कमरे में कैद किया गया है इसमें 2 चारपाइयाँ ऊपर नीचे लगाई जा सकती हैं। इस तंग और तारीक जगह में सांस लेना भी मुश्किल है। महीने में एक बार डॉक्टर कैदियों का मुआयना करता है। इस दौरान अगर कोई कैदी बीमार हो जाए तो इसे तबी सहूलतें मैसर नहीं होती। टेलीफोन करने की सहूलत इंतहाई महदूद है। हफ्ते में एक बार 4-5 मिनट के लिए फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए कैदी को खुद अदायगी करना पड़ती है। एक टेलीफोन कार्ड 400-500 रुपये मालियत का है, लेकिन अभी बात शुरू होती है कि लाइन काट दी जाती है। हमें बिजली का बिल भी खुद अदा करना पड़ता है। जिस कैदी के पास पैसे ना हो इसे मजबूर होकर दूसरों की गुलामी करना पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें अंजाम देना इंसानी ज़मीर गवारा नहीं करता। जेल में 2 वक्त का खाना मिलता है, वो इस कदर बदज़ायका होता है कि इसे देखकर भूख मर जाती है। जेल में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, क्योंकि नल से इंतहाई बदबूदार पानी आता है जिसमें से पखाने की बू भी आती है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की जाहल और बेवकूफ़ कौम कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा कि तुर्क कौम है, क्योंकि तुर्की में वो हर बात जायज़ है जो इस्लाम में नाजायज़ है। इस्लामी शार और हदूद की पासदारी कहीं नज़र नहीं आती। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इनका चलन इंसानों को तकलीफ़ देना, झूठ बोलना और अपनी मनमानी करना है। तुर्क हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक कादी के इवज़ $50 मिलते हैं। ये डॉलर हासिल करने के लिए तुर्की की अदालतें लंबी तारीखें देकर हम जैसे बेगुनाह और लावारिस कैदियों को जेल में बंद रखती हैं, ताकि इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा से डॉलर मिलते रहें। मैं इन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इबरतनाक मिसाल हूँ जो अपना वतन छोड़कर यूरोप जाने या किसी और मुल्क में नाजायज़ तरीके से पहुँचकर अपना मुस्तकबिल रोशन करने का ख्वाब देखते हैं। अपना वतन पाकिस्तान जैसा भी है सारी दुनिया से अच्छा है। अपने वतन में आज़ादी से सांस लेना ही सबसे बड़ा इनाम है। वैसे भी अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क इंसान के मुकद्दर में लिख दिया है वो इससे खाए बगैर नहीं मर सकता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।